अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। टारगेट है 1K लाइक्स और 250 कमेंट्स ताकि कल नावल वाला पार्ट आ सके। शुक्रिया। आवाज़ ना निकले सिसकियों की। अर्ज कलम अली आतिश किस्त 218 पार्ट 4। वो घर में दाखिल हुई तो पूरा बंगला खामोश दिखाई देता था। अंदर रोशनियां गुल थी, बस दीवारों से लिपटी छोटी जर्द रोशनियां जल रही थी। वह सीधी माहरूख आपी के कमरे में गई थी, जहां वो रुकी हुई थी। मूसा उनके पहलू में लेटा बेखबर सो रहा था। वो नमल से फ़ोन पे बात कर चुकी थी। उसने रिधम को छेड़ते हुए कहा था, फिर कर लिया। रिधम ने बेशर्मी से हाँ कह दिया और साथ ये भी कहा, बताओ क्या क्या किया और कैसे। नमल के गाल दहक गए। उसने नाराज़ी से उसे झिड़का, तुम तो रहने दो, तुम्हें तो बंदा ना ही छेड़े। उसकी बात पे रिधम खिलखिलाकर हंस दी। फिर उसने कहा, लो, तुम्हें ही शौक चढ़ रहा है मुझे छेड़ने का, तो अब मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, तो मुझे ही बुरा कह रही हो। नमल ने झुरझुरी ली थी, तुम तो बस रहने ही दो। वो इतना कहकर रुकी, फिर मुस्कुराती आवाज़ में गोया हुई, एक बात है रिधम, मैं आज बहुत खुश हूँ। माँ का दर्जा तुम्हें मिला है और ऊंचाई में ऊंचाई मैं महसूस कर रही हूँ। मैं बता नहीं सकती तुम्हारे लिए मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ। तुम माँ हो रिधम, मैंने तुम्हारी तड़प देखी है, और जब भी मैं तुम्हें तड़पता देखती मेरा दिल कट कर रह जाता। मैं इस मामले में बेबस थी। मैं तुम्हारे लिए बस दुआ कर सकती थी। और वो मैंने कसरत से की थी। और अब मैं कह सकती हूँ कि दुआएं हम जैसों की भी मौजज़ों की तरह कबूल होती हैं। हैरत होती है कि अल्लाह हमें इतने करीब से सुन रहा था। उसकी आवाज़ में आंसुओं की आमेज़िश होने लगी थी, लेकिन वो बोलती रही। रिधम की भी निगाहें भीग रही थी, लब हल्के हल्के लरज रहे थे। नमल बोल रही थी, और वो माजी की हर बात को आंखों के सामने स्लो मोशन में चलते देख रही थी। उसका उम्मीद से होना, रागिब की खुशी, उसका जोश, उसकी तवज्जो, मोहब्बत, और फिर वो पार्टी, पार्टी के बाद के वाक़यात, सब कुछ रिधम की आंखों के सामने चल रहा था। सियाह आंखों में उदासियां भर रही थी। उसे अपनी बेटी को देखने की हसरत थी, जो शायद हमेशा रह जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि रागिब के पास उसकी तस्वीरें मौजूद हैं, और रागिब भी कहाँ जानता था कि इस बिना उसके बनाकर दिए स्टूडियो में रिधम के हाथ से बनी अमन की तस्वीर है। और जब रागिब उस तस्वीर को देखेगा तो वो क्या सोचेगा और क्या रिएक्शन देगा। रिधम कुछ नहीं जानती थी। नमल की आवाज़ तवातर से उसके कानों में पड़ रही थी। वो उसके लिए खुश थी, और उसके अपने ही उसके लिए इतना खुश हो सकते हैं। रिधम ने नमल की पूरी बात सुनकर कहा, मुझे भी ये सब ख्वाब सा लगता है, और उस बच्चे को जब भी छूती हूँ यूँ लगता है जैसे उससे ज़्यादा और अनमोल चीज़ को मैंने नहीं छुआ। उसके लम्स में सुकून है नमल, वो बच्चा मुझे मुकम्मल कर देता है। नमल ने शायद आंखें रगड़ी थी और साथ ही गीला सांस अंदर भरा था। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही हमेशा मुकम्मल रखे। रिधम ने आमीन कहा और उसके बाद कॉल बंद हो गई। अब रिधम माहरूफ के कमरे में मौजूद थी। अब्दुल्ला, चच्ची और शाज़मा दूसरे कमरे में थे, जहां शाज़मा ने आकर सोना था। लेकिन अभी माहरूफ के पास मूसा लेटा था, तो वो नानों के कमरे में थी, और इस परेशानी में भी थी कि उसके मामू और मुमानी कहाँ गए होंगे। बहुत कुछ वो सोच चुकी थी, और जो उसने सोचा था वो इस हद तक का नहीं था जो रिधम और रागिब मुकम्मल करके आए हैं। वो इस हद तक शायद जा ही नहीं सकती थी। रिधम को माहरूफ ने नीम तारीकी में देखा तो वो एहतियात से बेड पे बैठ गई। आ गई तुम? वो मध्यम आवाज में गोया हुई। रिधम ने सर हिलाया और उसके करीब चली गई।
बेड के किनारे बैठकर उसने कहा, आप भी क्या सोच रही होंगी? ये कैसी माँ है, अपनी औलाद मेरे हवाले करके गायब हो गई। माहरुख ने उसे यूं देखा जैसे उसकी बातों का बुरा माना हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे मूसा को रखने में कोई परेशानी नहीं है। मैं तो इसे बैग में डालकर अपने साथ भी लेकर जा सकती हूँ। वो शरारत से बोली थी। रिधम खिलखिलाकर हंस दी। माहरुख ने तभी रिधम का हाथ थामा। वो उसके खिले मुस्कुराते चेहरे को चंद पल यकटक देखती रही। उसकी आंखों में हंसने से नमी सी उतर आई थी। माहरुख को यूं देखने पे रिधम ने सवालिया आईब्रो उचकाए तो माहरुख ने उसके गाल को छुआ। जब तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तुम में शाज़मा दिखाई दी थी। मेरी बेटियों जितनी हो तुम, और मुझे तुमसे माओ जैसी ही मोहब्बत है। मैं रागिब की तरफ से शायद फुप्पो बनी हूँ, लेकिन मैं इससे बड़ी मम्मा कहलवाऊंगी। या आनी, मुझे तुम्हारी टीम में आना है। मुझे तुमसे ज़्यादा मोहब्बत है। तुम मेरे बहुत करीब हो गई हो, और अब जब तुम्हें यूं खुश खुश देख रही हूँ तो मेरा दिल भी उतना ही खुश है। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। रिदम आगे को होकर माहरूफ के सीने से लग गई। मेरे लिए आप मेरी बड़ी बहन हैं, जिसने मुझे कबूल कर लिया, वरना मैंने ड्रामों और नावलों में पढ़ा है, पुरानी मोहब्बत नई को जगह बनाने नहीं देती। माहरूफ पहले तो चौंकी, फिर उसकी सादगी से कही बात का बगैर बुरा मनाए हंसकर जवाब देते हुए बोली, मेरी और उसकी मोहब्बत तो तभी ख़त्म हो गई थी जब मंगनी ख़त्म हुई थी। बस एक तकलीफ सी रह गई थी कि वो सच नहीं जानता। जिसके लिए उसने सब छोड़ा, उस औरत ने उसे हकीकत में कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं चाहती थी कि रागिब को दुख हो, उसे भी तकलीफ पहुंचे, और जब उसे तकलीफ में देखा तो मैं अपने आप में ही शर्मिंदा हो गई। वो इस सब का मुस्तहिक नहीं था। वो तो हर चीज़ से लाइम था, लेकिन फिर उसे तुम मिल गई, और तुमने उसे वो दिया जिसका वो हकदार है। मैं तुम दोनों के लिए हर हद तक आसानियाँ करती रहूँगी, जहाँ तक मैं कर सकी। मैं तुम लोगों के लिए खुशी का सामान करूँगी। मेरी अब यही दुआ है कि तुम्हारा घर यूं ही आबाद रहे। रिधम को सीने में भींच कर वो उसकी कमर को सहलाने लगी थी। वो जब कमरे में आई, रागिब बगैर शर्ट के बेड पे लेटा था। वो अभी फ्रेश होकर आया था। उसके हल्के नम बाल उसकी कुशादा पेशानी पे मौजूद थे। रिधम और मूसा को साथ देखकर वह मुस्कुराकर बैठ गया। रिधम ने रिधम उसके करीब आ गई। उसने एहतियात से मूसा को रागिब की गोद में दिया और खुद चेंज करने चली गई। जब वो आई तो थकान से बेड क्राउन से कमर टिका कर बैठ गई। मूसा अब उनके दरमियान लेटा था। रागिब मूसा के हल्के हल्के बालों में उंगलियां फेर रहा था। ये रो ये रोया तो नहीं था? रिधम ने सर ना में हिलाया। नहीं, आप ही ने इसे सुला दिया था। फिर उसने झुककर मूसा की पेशानी को चूमा। पर रागिब, अब अगली बार कभी भी हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं अजीब से गिल्ट का शिकार हो रही हूँ। रागिब ने फौरन सर हिलाया। मैं भी यही कहने वाला था। हम इसे अब दोबारा कहीं भी छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरा खुद दिल खराब हो रहा था। वो भी झुककर मूसा की पेशानी को चूमने लगा था। रागिब ने अपनी बात कहने के बाद रिदम की जानिब देखा और शरारत से मुस्कुराया। बस तुम्हें अब कंट्रोल करना सीखना है। अपनी चीखों पे काबू करना सीखो। अब इसी कमरे में हमें सब करना होगा। तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहले मैं तुम्हारे मुंह पे हाथ रख लिया करूँगा, लेकिन फिर बाद में जब तुम यूज टू हो जाओगी और सांसों पे काबू कर लोगी तो हाथ हटा लूँगा। फिर हम करते रहेंगे। सोफ़ा ठीक रहेगा, थोड़ा दूर भी है। वो जगह भी सोच चुका था। उसने रिधम का चेहरा देखा तो वो सुर्ख भभूका हो रहा था। रागिब उसकी शक्ल देखकर बेसाख्ता हंस दिया। तुम तो यूं खामोश हो गई जैसे मैं अभी करने की बात कर रहा हूँ। अभी नहीं कर रहे कुछ, अभी तो वहाँ होकर आया हूँ। ज़्यादा उस पार गया तो तुम्हें तकलीफ होगी, और आज मैं थोड़ा रूड भी हो गया था। तुम सच में ठीक हो ना? उसने कहा तो रिधम ने बालों को बिला वजह दुरुस्त किया, जैसे खुद को कंपोज कर रही हो। फिर सर को जुम्बिश दी तो रागिब ने उसका हाथ थाम लिया।
اگر جلن ہو رہی ہے تو کریم لگا دوں۔ وہ متفکر بھی تھا۔ ردھم نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ کہہ کر لیٹ گئی۔ اس کے اعصاب پر نیند سوار ہو رہی تھی۔ اسے اب سونا تھا۔ راغب بھی لیٹ گیا تھا۔ راغب کا ایک ہاتھ تکیوں سے اوپر ردھم کے بالوں میں حرکت کر رہا تھا اور دوسرا موسیٰ کے اوپر رکھا تھا۔ موسیٰ خاموشی سے سو رہا تھا۔ یہ دن ان کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا، جو اب رات میں بدل کر صبح کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پر وہی رات جو راغب چوہان کے بنگلے پہ آسودگی سے ڈھل رہی تھی، وہ رات ردھم کی امی کے نئے گھر پہ ٹھہری تھی۔ اس میں اداسیاں گھلی ہوئی تھی۔ امن کی بہنیں خاموش صدمے کی کیفیت میں بیٹھی تھیں اور عطیہ بیگم ان کے کانوں میں سیسا اونڈیل کر رو رہی تھی۔ بڑی بہن نے سر نامے ہلایا۔ یہ جھوٹ ہے، امن ایسا نہیں کر سکتا۔ اور ابو؟ امی؟ اس کی بات مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ جو کھچڑی وہ گھر میں پکتی دیکھ چکی تھی، اس کے بعد یہ بات کہنا فضول تھا۔ لیکن امن ان کا بھائی تھا اور ان کا باپ، جسے انہوں نے ہمیشہ ایک مکمل پاکیزہ اتوار والا مرد دیکھا تھا، جسے دیکھ کر وہ سوچتی تھی کہ ان کا شوہر بھی ان کے باپ جیسی خصوصیات والا ہونا چاہیے۔ لیکن اب جا کر ان کی سوچوں کو فل سٹاپ لگا تھا۔ وہ کیا مانگتی رہی تھی اور ان کے گھر میں کیا ہوتا رہا تھا؟ میں جانتی ہوں تم دونوں کے لیے ماننا مشکل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، پھپھو نے ہمدردی سے کہا تھا۔ بہنیں انہیں خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ تبھی آمنہ، جو چھوٹی والی تھی، سسکیوں سے رونے لگی۔ اب وہ لوگ امن کے ساتھ کیا کریں گے؟ عطیہ بیگم کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اور امی؟ نمرا نے کہا۔ لیکن پھپھو خاموش رہیں۔ میں اس سب میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے ان دونوں کو مجرم پایا ہے، وہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ تم دونوں فی الحال یہیں رہو گے۔ تم دونوں اب میری ذمہ داری ہو۔ نمرا نے عطیہ بیگم کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ آپ پلیز ان سے بات کریں۔ میں ان سے معافی مانگ لوں گی، ان کے پیروں میں گر جاؤں گی۔ لیکن ہماری امی، ہمارا بھائی؟ عطیہ بیگم اس کی تکلیف سمجھ رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں بلک بلک کر روتی ردھم بھی برابر کھڑی تھی۔ امی میری بیٹی، امی میری بیٹی، امی ماموں مجھے درد کرتے ہیں، مجھے کاٹی کرتے ہیں، مجھے یہاں ہاتھ لگاتے ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ امی نے اذیت سے آنکھیں میچیں اور پھر سر کو نامے ہلاتی بولی، اب وقت معافی سے آگے بڑھ گیا ہے۔ جو ہوا وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امن کو سنبھل جانا چاہیے تھا، لیکن وہ خود کو برباد کرتا چلا گیا اور تمہاری امی اس کے کیے پہ پردے ڈالتی رہی۔ اب راغب جو چاہے گا وہ کرے گا، اس کا حق ہے بدلہ لینے کا۔ انہوں نے آنکھیں رگڑی تھی، پھر نمرا اور آمنہ کو دیکھا۔ تمہیں اتنا کچھ جان لینے کے بعد بھی اپنا بھائی اور باپ مظلوم لگتے ہیں۔ ردھم تم جتنی ہی تھی، اور وہ یہ ساری تکلیفیں بچپن سے برداشت کرتی آ رہی تھی۔ میں اس لیے چپ رہتی تھی کہ میں کمزور تھی، لیکن اس کا شوہر کمزور نہیں ہے۔ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا، اور وہ اب امن اور تمہاری امی کو معاف نہیں کرے گا۔ تم دونوں بس یہاں خاموشی سے رہو، اپنے لیے مشکلیں کھڑی مت کرو۔ نمرا اور آمنہ نے اپنے سر تھام لیے تھے۔ وہ سسک رہی تھی کیونکہ وہ بے بس تھی، اور دل گواہی دیتا تھا کہ یہ ایک ایک لفظ سچ ہے۔ وہ سب دیکھ رہی تھی، تو اب اسے جھٹلا کیسے سکتی تھی؟ وہ کچھ بھی جھٹلانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اکبر زیبا کے ہی کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ کیتھرین کی شادی کے لیے وہ آج کل مصروف تھی، اور اسی وجہ سے اس نے اکبر کو کیتھرین کی طرف بھیجا تھا۔ وہاں پر شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور کیتھرین کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جو اس سب میں اس کی مدد کر سکتا۔ اس لیے زیبا ان سارے کاموں میں پیش تھی۔ اکبر وہاں سے تھکا ہارا جب اپارٹمنٹ کی ڈپلیکیٹ چابی کی ہول میں لگا کر اندر داخل ہوا تو اپارٹمنٹ میں غیر معمولی خاموشی بکھری ہوئی تھی۔ اکبر ٹھٹکا تھا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے چاروں جانب دیکھا، لیکن اسے زیبا کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔
जबकि शाम के वक्त जब उसकी ज़ेबा से बात हुई थी, तब ज़ेबा ने कहा था कि वो उसका इंतज़ार करेगी और बाकी के मामलात के बारे में उससे बात करेगी, लेकिन अब वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती थी। अकबर छोटे छोटे कदम लेता अंदर दाखिल हुआ। जीन्स और टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहने वो बिखरे बिखरे बालों और थके थके एहसास से लाउंज में दाखिल हो गया था। तभी उसे ज़ेबा के कमरे में से हल्की हल्की दबी दबी सी सिसकियां सुनाई दी, तो उसके कदम बेसाख्ता ज़ेबा के कमरे की जानिब उठे थे। दरवाज़ा नीमवा था। वो कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब ना आया। तो वो जैसे परेशान हुआ। ज़ेबा, आप अंदर ही हैं ना? उसने पूछा, लेकिन अब की बार भी ज़ेबा ने जवाब नहीं दिया था। मैं अंदर आ रहा हूँ, मुझे परेशानी हो रही है, वह हकीकतन मुतफिक्र आवाज़ से बोलता हुआ कुछ देर और मुंतज़िर रहा। फिर उसने दरवाजे को धकेला और जब दरवाज़ा खुलता उसके सामने कमरे के हाल को अयां करता चला गया, तो अकबर ठिठक के रह गया। वो सदमे की कैफियत में खड़ा कमरे की बिखरी हालत को देख रहा था। फिर उसकी निगाहें कमरे के कोने में बिखरी बिखरी बैठी ज़ेबा की तरफ गई, जिसके बाल उलझन ज़दा थे और आंखें रो रो कर सुर्ख हो रही थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा। क्या हुआ? आप ठीक हैं? फर्श पे बिखरे कांच को पैर से पीछे करता वो ज़ेबा के सामने जाकर खड़ा हुआ था। ज़ेबा का मोबाइल दीवार से लगकर टूटा फर्श पे बिखरा हुआ था। वो पूरे कमरे की बिगड़ी हालत को देखकर ज़ेबा के सामने बैठा इस्तफसार कर रहा था, लेकिन ज़ेबा कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वो मुसलसल कांप रही थी, सिसक रही थी। उसकी सिसकियां अकबर को अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर रही थी। तभी उसने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया और ज़ेबा के लरजते हाथ को थामा, तो अगला पल जैसे अकबर को पत्थर कर चुका था। ज़ेबा आगे बढ़ी और उसके सीने से लग गई। वो बुरी तरह उसके सीने में अपने वजूद को भींचती, उसकी शर्ट को पीछे से मुट्ठियों में जकड़कर ज़ारों कतार रोने लगी थी। जिसने मुझे बर्बाद किया वो आज भी आबाद है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं हार गई, मैं बिल्कुल हार गई, वो रोते हुए कह रही थी। अकबर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह हक्का बक्का सा बैठा था। वो तो इस बात को लेकर हैरान था कि ज़ेबा उसके सीने से लगी हुई है। उसके कानों पर ज़ेबा की कोई भी बात असर नहीं कर रही थी। वो बस अपने सीने पर सिसक सिसक कर रोने वाली औरत को महसूस कर रहा था। पानी के गिलास को उसने ज़ेबा की जानिब किया, लेकिन ज़ेबा ने उस गिलास को नहीं थामा था। अकबर ने गिलास मेज़ पर रख दिया था और फिर वो सिंगल सोफे पर उसके सामने बैठ गया। ज़ेबा अपने हाथों की उंगलियों को बाहम मिलाकर बैठी निचला लब कुचल रही थी। उसकी आंखें अभी तक सुर्ख थी और उनमें नमी भी बरकरार थी। अकबर कुछ देर उसे खामोशी से देखता रहा, फिर उसने गला खंखार कर ज़ेबा को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हुए कहा, आप अब भी आप अब मुझे आराम से बताएं कि हुआ क्या है। ज़ेबा के तन बदन में जैसे एक बार फिर आग सी लगने लगी थी, लेकिन वो अपनी तरफ से कहानी तैयार कर चुकी थी, जो उसने अब अकबर को सुनानी थी, और उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। अकबर खामोशी से उसे देख रहा था। तभी ज़ेबा ने भराई आवाज़ में कहना शुरू किया, रागिब चौहान, मेरा पहला शौहर, जिसने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। आज फिर उसकी कॉल आई थी। उसने मुझे बातें सुनाई, मुझे आवारा कहा। उसे लग रहा है कि मेरा तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है और मैं इस मुल्क में आकर तुम्हारे साथ अय्याशियाँ कर रही हूँ। वो मुझे धमका रहा था कि वो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। वो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का देगा, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतना कहकर उसने पुरुम्मीद निगाहों से अकबर की जानिब देखा, जो बुरी तरह चौंका था। वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? उनके पास इस बात का सबूत ही क्या है? वो आप पर सरासर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अकबर को जैसे रागिब की बात बहुत बुरी लगी थी। ज़ेबा ने फ़ौरन सर को जुम्बिश दी और बोली, मैं भी यही कह रही हूँ।
کہ وہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ اس نے آج پھر مجھے بہت ہرٹ کیا اکبر۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ اس کی باتوں نے مجھے کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ اکیلی عورت ہونا بھی بڑا مشکل ہے۔ اس نے مجھے پہلے ہی سب کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ میرا سب کچھ تو وہ لوٹ چکا ہے۔ میں نہیں جانتی اب وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ وہی کھیل کھیل رہی تھی جو اس نے بہت پہلے اکبر کے ساتھ، راغب کے ساتھ کھیلا تھا۔ وہ اب کی بار اکبر کو ڈرا رہی تھی۔ اس نے اکبر کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت تو دیکھی تھی، لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اور یہی سارا مسئلہ تھا۔ راغب اور اس کی اولاد کو تو زیبا بعد میں دیکھ لے گی، لیکن فی الحال اسے اپنی زندگی کا بھی کچھ کرنا تھا۔ اسے اکبر چاہیے تھا کسی بھی قیمت پر۔ کرسٹینا اور کیتھرین وغیرہ کی باتیں سننے کے بعد تو وہ ویسی ہی اکبر پر چیل جیسی نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتی تھی، اس کی پل پل کی توجہ چاہتی تھی، اور اب بھی اکبر کا اپنے حق میں بولنا اسے عجیب سی خوشی میں مبتلا کر چکا تھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور شرمندگی سے گویا ہوئی، مجھے معاف کر دینا، آج میں اپنی حد پار کر گئی، میں بہت تکلیف میں تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ بڑے ہوئے نیلز پر لگی نیل پینٹ چمک رہی تھی۔ اکبر خاموشی سے کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور زیبا کے صوفے کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے ہمت کر کے زیبا کی پشت پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا تو زیبا نے بے ساختہ اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اس کی پرتپش ہتھیلی اس کی کمر پر موجود تھی۔ زیبا کا دل گہرے پانیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ تبھی اس نے اکبر کو کہتے سنا، میں آپ کے ساتھ ہوں، اب کی بار میں اسے آپ کو تکلیف پہنچانے نہیں دوں گا۔ آپ کو بھی خوش رہنے کا حق ہے، میں آپ کا برابر ساتھ دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ زیبا نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے نکالا اور گردن موڑ کر وہ بھیگی بھیگی نگاہوں سے اکبر کو تکنے لگی، جو لب بھینچے مضبوط ارادوں کے ساتھ زیبا کو دیکھ رہا تھا۔ زیبا اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ گئی تھی، اب بس ان باتوں کو عملی جامہ پہنانا باقی تھا، جو اکبر بہت جلد پہنائے گا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہیں۔ ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے تاکہ نمل والا پارٹ جلدی آئے۔ تو اب میں چلا، آپ لوگ ٹارگٹ پورا کریں۔ خدا حافظ۔